एक तरफ तो हम पूरी दुनिया को ये प्रूव करने में लगे रहते हैं कि आईसीसी का मतलब सच में बीसीसीआई थोड़ी है, अरे जैसा भाई बस चेयरमैन है, पार्शियलिटी नहीं करते। और दूसरी तरफ हमारे जैसा भाई ऐसे कांड करते हैं कि कैसे छुपे बातें। पहले तो मोदी जी के कहने पर मेलोनी जी के इटली को 10 विकेट से जितवा दिया और फिर इंडिया के लिए पाकिस्तान के मैच के पहले प्रॉपर एक प्रैक्टिस मैच ही करा दिया। नामीबिया के खिलाफ तो ऐसा ही लगा कि इरास्मस और स्कॉट्स भाई ने हमें उस्मान तारिक और अबरार अहमद खेलने की पूरी प्रैक्टिस कराई और ये भी समझ में आया कि अभी और प्रैक्टिस करना बाकी है। वैसे तो इंडिया अपने लास्ट दोनों मुकाबले जीत कर आ रहा है और सच कहूं तो नामीबिया के खिलाफ कल काफी कन्विंसिंग और बड़े मार्जिन की विन भी थी, पर साला कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ रहा बे? और कॉन्फिडेंस आए भी कैसे? हमारी गेंदबाजी तो बहुत अच्छा कर रही है, पर बल्लेबाजी में लास्ट दोनों मुकाबलों में बहुत कठिन सवाल पूछे गए हैं और एक्चुअली में एक ऐसा सैंपल साइज हमें मिला है जिसमें मामला थोड़ा गुरु घंटाल सा है। यूएसए के खिलाफ उनके बॉलर्स ने एक प्रॉपर प्लान बनाया और हमारे बल्लेबाज वहां पे फंस गए और नामीबिया के खिलाफ तो उनके स्पिनर्स ने हमें चोकमी बेबी ही करा दिया। दिस इंडियन टीम बैटर्स वर्सेस पेसर्स, हैदराबाद के दानों वर्सेस स्पिनर्स, द होली ट्रिनिटी ऑफ सीएसके। पहले 7 ओवर में हमारी बैटिंग के अगेंस्ट एक भी स्पिनर नहीं आया था तो हमने 104 रन बना दिए। लग रहा था कि आसानी से 240-250 पहुंचेंगे, लेकिन उसके बाद स्पिनर्स गेम में आते हैं और एक्चुअली में हमारी पूरी टीम कोलैप्स कर जाती है। इंडियन टीम टुडे फर्स्ट 7 ओवर्स 104 फॉर 1, नेक्स्ट 7 ओवर्स 40 फॉर 3, लास्ट 4 ओवर्स 25 फॉर 5। देखो ये बात सही है कि वानखेड़े के बाद सरप्राइजिंगली सबसे ज्यादा एवरेज टर्न इस वर्ल्ड कप में दिल्ली की पिच पर ही एक्सट्रैक्ट हुआ है और ये बात भी सही है कि इस टूर्नामेंट में बैट और बॉल के बीच इतना अच्छा कॉन्टेस्ट इसीलिए देखने को मिला है क्योंकि कंडीशंस बैटिंग और बॉलिंग फ्रेंडली रही हैं। अब वो फ्लैट पिचेस वाली कहानी नहीं है जिस पर इंडिया आके आसानी से 230-240 बना के सामने वाली टीम को नेस्तनाबूद कर देती थी। पर अगर ऐसे टर्निंग ट्रैक पर स्पिनर्स के खिलाफ आपकी बल्लेबाजी इस तरीके से एक्सपोज होगी तो भाई साहब श्रीलंका में जाकर आप क्या करोगे? पाकिस्तान के खिलाफ क्या करोगे? अबे वो अद्धा फेंकने वाला उसके खिलाफ क्या करोगे? अब हो सकता है स्कोर कार्ड देखकर आप मुझसे ये सवाल उठाओ कि उत्कर्ष भाई आप क्या बात कर रहे हो, स्कोर कार्ड में तो बहुत कन्विंसिंग विन देखने को मिल रही है, कहां परेशानी है? पर स्कोर कार्ड कभी कभी आपको हकीकत बताता नहीं और रियलिटी यह है कि मेरी कल नामीबिया को लेकर नहीं फटी पड़ी थी, मेरी फटी पड़ी 15 के मैच को लेकर है। क्योंकि अगर आपको पक्को पेलना है तो स्पिन और स्पिन के नाम पर खेलना पड़ेगा मेरी जान। खैर कैसे वैलेंटाइन वीक पर मेलोनी जी के लिए मोदी जी ने कर दिया नेपाल का सुपड़ा साफ और क्यों ये वर्ल्ड कप अब तक कर रहा है क्रिकेट के साथ असली इंसाफ और कैसे हमने नामीबिया को तो हरा दिया है पर पक्को को हराने के लिए इस टीम को बनाना पड़ेगा और फुल प्रूफ प्लान। चलिए जानते हैं आज की वीडियो। मैं तो स्टार्ट करूंगा पहले T20 वर्ल्ड कप की तारीफ करते हुए। मतलब मैंने बहुत से वर्ल्ड कप देखे हैं बट दिस T20 वर्ल्ड कप जस्ट हिट्स डिफरेंट। अभी लीग स्टेजेस के कुछ ही मुकाबले हुए हैं पर मुझे लगता है कि शायद इससे बेहतर T20 वर्ल्ड कप का कोई टूर्नामेंट मैंने तो आज तक नहीं देखा। आई मीन आईसीसी ने बहुत गलत काम किए होंगे बट इंक्लूडिंग 20 टीम्स इन T20 वर्ल्ड कप इज नॉट वन ऑफ देम। सच में यार एसोसिएट नेशंस या फिर एवी उठ के आई T20 टीम्स ने क्या कमाल की क्रिकेट खेली है। खिलाड़ियों में स्किल्स भले कम हो पर जुनून बहुत है, प्रॉपर प्लान के साथ आते हैं, प्रॉपर एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं और फिर कंडीशन का फायदा उठाकर कुछ अनबिलीवेबल गेम्स डिलीवर कर रहे हैं। और अगेन इसका भी क्रेडिट एक तरीके से आईसीसी को जाता है क्योंकि इस तरीके की उन्होंने लेवल प्लेइंग फील्ड बनाई है कि चाहे आप बैटर हो या फिर बॉलर, आपको हर एस्पेक्ट में बराबर अपॉर्चुनिटी मिल रही है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है जैसा बीसीसीआई रिसेंटली T20 क्रिकेट कराता है कि बल्लेबाज आकर बॉलर बजाते हैं और गेंदबाज बस ताली बजाते हैं। तो भाई आईसीसी ने भले काम किए हैं, भले काम की तारीफ होनी चाहिए। बस एक ही गलत काम किया है इस वर्ल्ड कप में, अफगानिस्तान को ऐसे ग्रुप में डाल दिया कि बेचारे लीग स्टेज से ही नॉकआउट हो गए। यार साउथ अफ्रीका के खिलाफ अफगानिस्तान के एफर्ट देखो, रहमानुल्लाह गुरबाज के एफर्ट देखो, उस बंदे ने अपना सब कुछ दे दिया, उसके बावजूद भी मुकाबला अफगानिस्तान नहीं जीत पाई एंड नाउ दे आर ऑन द वर्ज ऑफ एलिमिनेशन। थोड़ा सा बुरा लगता है और शायद ये भी लगता है कि इंडिया और पाकिस्तान को एक ग्रुप में डेलिबरेटली रखने के लिए और चीजें हमारे लिए आसान बनाने के लिए ताकि ये टीमें सुपर 8 में जाएं और फिर से इंडिया और पाकिस्तान के बीच मुकाबले होने के चांसेस बढ़े, आपने अफगानिस्तान को एक ऐसे ग्रुप में डाल दिया कि भाई उनके लिए चीजें बहुत मुश्किल हो गई। हाँ ऐसा भी नहीं है कि आप मैच जीतोगे नहीं और फिर बोलोगे कि हमें कठिन ग्रुप में डाल दिया, भाई ये तो कोई बात नहीं होती। एग्री करता हूं कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ भले शायद उन्होंने T20 वर्ल्ड कप हिस्ट्री का सबसे बेस्ट मैच डिलीवर कर दिया हो, दिल उनके भले टूटे हो, पर इस दिल टूटने का कारण भी शायद उन्हीं की कुछ गलतियां थी जिनको अगर वो सुधार लेते तो क्या पता हालात और तस्वीर कुछ और ही होती। पर देखो यार आप किसी भी ग्रुप से कंपेयर करोगे ना तो आपको ये समझ में आएगा कि ग्रुप डी शायद सबसे टफेस्ट ग्रुप था और उसकी जो मार है वो अफगानिस्तान को झेलनी पड़ी। खैर झेलना तो गोरों को भी पड़ा है, वेस्ट इंडीज के खिलाफ झिल्लत और खैर इनका तो अब रोज का है। कैसा हालत हो गया साला, एसोसिएट क्रिकेट नेशन के साथ सोना पड़ रहा है। और भाई जिस तरीके से आप खेल रहे हो ना, एक आधा मैचेस ऊपर नीचे हुए एसोसिएट नेशन वाले भी लात मार के भगा देंगे। खैर अब वेस्ट इंडीज के खिलाफ गोरे भी क्या ही करते, रात के अंधेरे में कैरिबियन पावर वानखेड़े के मैदान में जागी जाती है। हमको तो 2016 से पता है ना। जैसे हमें यह भी पता है कि कल नेपाल के खिलाफ वैसे तो सामने से जिताने वाले मॉस्का ब्रदर्स थे पर पीछे से तो इस कहानी की असली किरदार मेलोनी जी ही थी ना। इटली विंस देयर फर्स्ट वर्ल्ड कप 2026 मैच, मोदी जी
कैसा लगा मेरा एडवांस वैलेंटाइन गिफ्ट मेलोनी जी? मोदी हमारा पति है। भाई कल नेपाल और इटली के मैच में इट वाज वेरी क्लियर कि फेवरेट्स तो यहाँ पर नेपाल ही होंगे, स्पेशली जिस तरीके से उन्होंने इंग्लैंड को वानखेड़े के मैदान में कड़ी टक्कर दी थी। पर मुझे लगता है कि लास्ट मैच में इटली की हार के बाद सीधा मेलोनी जी की कॉल मोदी जी के पास ही आई थी। ये क्या तरीका है मेरे लड़कों को इंडिया में बुलाकर इस तरीके से जलील करने का? आप पूछ रहे थे ना कि मुझे वैलेंटाइन पर क्या गिफ्ट चाहिए, फटाफट से एक जीत अरेंज करा दो। आप लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। Since 2006, Italy's cricketers have won as many World Cup matches as Italy's footballers. भाई इटली अपना पहला T20 वर्ल्ड कप खेल रही थी और कितना बड़ा मोमेंट है उनके लिए अपनी पहली जीत रजिस्टर करना, स्पेशली अगेंस्ट नेपाल जो कि इतनी कमजोर टीम नहीं है। और ये इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने बहुत क्लियरली प्रूफ किया था। दोनों टीमों की रैंकिंग्स क्रिकेट के प्यार जुनून में बहुत डिफरेंस है, पर शायद इटली ने ये प्रूफ किया कि उनके ऊपर कोई प्रेशर है नहीं खुद को प्रूफ करने का। नेपाल के साथ शायद इंग्लैंड के खिलाफ यही सीन था, दे हैड नथिंग टू लूज, तो उन्होंने काफी फ्रीली क्रिकेट खेली और डोमिनेट किया। पर शायद इटली के खिलाफ उन्होंने खुद को फेवरेट्स माना और उस प्रेशर में उस टीम ने ना कुछ अच्छे से अटैक किया और ना अपनी बल्लेबाजी को सम्मान दिया। प्रॉपर कोलैप्स देखने को मिला और फिर इटली के बल्लेबाजों ने तो क्या गजब का डोमिनेशन दिखाया। मॉस्को ब्रदर्स ने भाई एक तरफा मुकाबला इटली को जिताया, 10 विकेट से हिस्टोरिक जीत फॉर द इटली एंड दे विल रिमेंबर इट फॉर एजेस। खैर ये सब कुछ हटाते हैं और आते हैं कल के इंडिया और नामीबिया के बीच मुकाबले पर, क्योंकि हम तो मान सकते हैं अभिषेक भाई तो आ ही ना पाए। ईशान किशन इंजर्ड, अभिषेक शर्मा अनवेल, संजू सैमसन आउट ऑफ फॉर्म, शुभमन गिल इज कुकिंग। वेट अ मिनट, लेकिन इसका जो फायदा था उसे गिल भाई को नहीं संजू सैमसन भाई को मिला। 2015 में T20I में डेब्यू करने वाले संजू सैमसन को फाइनली 2026 में अपना पहला T20 वर्ल्ड कप मैच खेलने को मिला और इस मैच में संजू भाई ने जो खेला है बड़ी दुविधा है यार। अब रन्स इतने कम भी नहीं कि गाली दें, पर इतने ज्यादा भी नहीं कि जस्टिस गैंग एक्टिवेट कर दें। सुधर गए तो संजू सैमसन कौन कहेगा। ये बात तो कंफर्म है कि संजू सैमसन बाबा अपने सुधर तो नहीं सकते, खेलेंगे तो वो इसी अंदाज में। अब वैसे तो भाई ने 8 गेंदों में 22 बनाए विद एन स्ट्राइक रेट ऑफ 275, जिसमें 4 तो डॉट डिलीवरी थी, यानी कि अपनी 4 डिलीवरीज में ही उन्होंने 3 छक्के और 1 चौके की मदद से 22 रन बना लिए। पर फिर वही बात है ना कि एसोसिएट नेशंस भी अब प्लान के साथ आते हैं। संजू बाबा बहुत अच्छे टच में नजर आ रहे थे, बैक टू बैक छक्के चौके लगा भी दिए थे, लेकिन फिर भी काउ कॉर्नर में जिस तरीके से अपनी डिसेप्टिव गेंदबाजी से ट्रैप किया है ना उन्हें, वो दिख गया कि नामीबिया ने अच्छा खासा होमवर्क किया था और उसके लिए उनकी तारीफ बनती है। और भाई तारीफ तो रुकनी ही नहीं चाहिए ईशान किशन की। भाई ये बंदा तो अलग ही ड्रीम फॉर्म में है। मतलब हम अभिषेक की इतनी तारीफ करते हैं, पर रियलिटी ये है कि अभिषेक हाल फिलहाल में थोड़े से इनकंसिस्टेंट भी दिखे हैं, पर ईशान किशन तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। भाई 24 गेंदों पे 61 बना दिए, 6 चौके और 5 छक्कों की मदद से 254 के स्ट्राइक रेट से खेला था। और जो 7 ओवर में टीम इंडिया के 100 लग गए थे ना, उसमें 60% क्रेडिट इन्हीं भाई का अकेले था। कभी बिहार आओ संजू सैमसन भाई, बैटिंग कैसे करते हैं सिखाता हूँ। भाई ईशान ने ना सिर्फ केवल एक शानदार अर्धशतक लगाया, बल्कि पहले ऐसे इंडियन खिलाड़ी बने हैं जिसने T20 वर्ल्ड कप में हाफ सेंचुरी लगाई है। और ये आंकड़ा देखकर तो मैं थोड़ा सा शॉक हो गया। मतलब हमारे माही भाई और पंत की एक भी T20 वर्ल्ड कप 50 नहीं थी, बट दैट इज अ फैक्ट। अनस्टॉपेबल ईशान किशन, इस वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बन जाऊं तो हैरान मत होना। पाकिस्तानी फैंस के रिएक्शन, अभिषेक माइट मिस इंडिया वर्सेस पाक मैच, बड़े खुश है वॉचिंग ईशान किशन बैट। फट गई, औकात में रहो। और भाई सच कहूं, ये जो अभिषेक भाई को लेकर हमारे कप्तान ने बोला ना कि हो सकता है वो 1 मैच या 2 मैच मिस करते नजर आए, मुझे तो लगता है ये थोड़ा सा जुमला ही है। ये हमारी साजिश है उनको फंसाने की। अरे ये सब उन लोगों का दिखावा हमें फंसाने के लिए। ये उन लोगों की एक नई चाल है। भाई मुझे तो बहुत स्ट्रांग फील है कि अभिषेक शर्मा आपको पाकिस्तान के खिलाफ खेलते हुए नजर आ सकते हैं। हाँ, कह सकते हैं कि अभी वो कंप्लीटली फिट एंड फाइन नहीं है, पर वरुण चक्रवर्ती ने आफ्टर मैच इस चीज को कंफर्म किया कि वो काफी हद तक रेडी नजर आ रहे हैं और क्या पता पाकिस्तान के खिलाफ खेलते भी नजर आए। तो मुझे तो लगता है कि सूर्या भाव ने वहां पर थोड़ा सा चकला चलाया था। खैर भाई यहाँ तक तो इंडिया के लिए सब कुछ ठीक था और हमने 7 ओवर में ही 104 बना लिए थे और लग रहा था कि फाइनली हमारे ब्रॉडकास्टर्स जो चिल्ला चिल्ला के अब की बार 300 पार, फाइनली इनकी बात अब सही हो जाएगी। लेकिन इसके बाद आते हैं नामीबिया के स्पिनर्स और उसके बाद हम देखते हैं द ग्रेट इंडियन कोलैप्स। भाई वो टीम इंडिया जो 7 ओवर के अंदर 107 पर पहुंच चुकी थी, मिडिल ओवर्स में उनके बस 40 रन आते हैं और हम 3 विकेट गंवाते हैं और उसके बाद आखिरी 4 ओवर में तो 25 रन पर 5 गंवाते हैं। इनफैक्ट 25 रन भी नहीं, रियलिटी तो यह है कि आखिरी 11 गेंदों में इंडिया ने 5 विकेट लूज किए थे और सिर्फ 4 रन ऐड किए थे अपने टोटल में। भाई नामीबिया के अगेंस्ट तो ठीक था, पर किसी स्ट्रॉन्ग टीम के अगेंस्ट ये आपके लिए जीत और हार का डिफरेंस हो सकता है। और इस कोलैप्स का बड़ा कारण यही था कि ओपनर्स के बाद किसी भी खिलाड़ी ने स्पिनर्स को अच्छे तरीके से खेलने की कोशिश नहीं की। सिर्फ हार्दिक और पांड्या ने ही अपनी और फुल बल्लेबाजी की और जिसकी वजह से टीम इंडिया 200 के पार पहुंच पाई, वरना जिस तरीके से और बल्लेबाज चले थे बेड़ा गर्क ही था। डे 1744 टू थैंक हार्दिक पांड्या पेरेंट्स की उन्होंने हार्दिक को पैदा किया। जलवा है हमारा।
नहीं तो 7 ओवर के बाद जब से स्पिन हमारे अगेंस्ट आई थी, जेराल्ड इरास्मस और बर्नार्ड स्कॉट ने पूरी तरीके से हमारे बल्लेबाजों को जकड़ के रखा था। अब वो बात अलग है कि जेराल्ड इरास्मस को देखकर तो मुझे ये लगा कि हमारे जयशाह भाई बड़े विजनरी आदमी हैं। उन्होंने समझ लिया था कि ये उस्मान तारिक का कुछ तो करना पड़ेगा, तो नामीबिया के कप्तान साहब को बोल दिया कि तुम्हें 2-4 आईसीसी के अवार्ड दिला दूंगा, बस तारिक जैसी गेंदबाजी करके हमारे बल्लेबाजों की प्रैक्टिस करा दो। और प्रैक्टिस देखते ही हम ये बात समझ चुके हैं कि अभी प्रैक्टिस की और जरूरत हमारे बल्लेबाजों को पड़ेगी। भाई इरास्मस ने 4 ओवर में 20 रन दिए हैं, 5 की इकॉनमी से और 4 विकेटें चटकाई। इनफैक्ट बर्नार्ड स्कॉट को तो हार्दिक पांड्या ने थोड़ा सा ऑरा लेस कर दिया, वरना शुरू में वो भी काफी अच्छे नजर आ रहे थे। हालांकि 4 ओवर में उन्होंने बाद में 41 रन दिए और इकॉनमी रेट भी उनका 10.2 का हुआ, 1 विकेट ली। केदार जाधव वॉचिंग गेराल्ड इरास्मस, ये तो मेरा वाला है। दोनों अलग अलग होते हैं क्या? बट रियलिटी ये है कि यूएसए के खिलाफ और अब नामीबिया के भी खिलाफ स्पिनर्स ने हमारी कमजोरी को बहुत अच्छे से एक्सप्लॉइट करके दुनिया को दिखाया है। और पाकिस्तान के पास अच्छे स्पिनर्स हैं। आप श्रीलंका में जाकर उनके अगेंस्ट खेलोगे, सैम अयूब, अबरार और उस्मान तारिक जैसे स्पिनर्स तो भाई बैठे होंगे वहां पर ना, कि आपकी ये जो वीकनेस है जो दुनिया को दिखी है, इसको किस तरीके से एक्सप्लॉइट किया जाए। और सच कहूं तो चलो स्पिनर्स एक तरफ आप कह सकते हो कि यार थोड़ी सी स्पिन फ्रेंडली ज्यादा ही कंडीशन है, टर्न ज्यादा मिल रहा है और सामने वाली टीम भी तो स्ट्रगल कर रही है ना, तो हमारे भी बल्लेबाज थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर गए। पर रियलिटी यह है कि जब 17 से 20 ओवर्स के बीच हमने नामीबिया के सीमर्स को देखा और ये देखा कि यॉर्कर लेंथ और फुल लेंथ पर जब वो बल्लेबाजी करे तो हमारे बल्लेबाज वहां पर भी रन नहीं बना पाए। इनफैक्ट हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे जो कि काफी हद तक सेट खिलाड़ी थे, उन्होंने भी अपनी विकेट गवा दी और वहां पर रन बनाने में सक्सेसफुल नहीं रहे। एंड दैट इज द पॉइंट वेयर यू फील द रियल कंसर्न विद आवर टीम एंड ऑब्वियसली विद रिंकू सिंह। 6 of 14 balls, 1 of 6 ball फॉर रिंकू सिंह, नॉट अ गुड स्टार्ट टू द वर्ल्ड कप कैंपेन। भाई रिंकू का अब तक जिस तरीके का वर्ल्ड कप गया है, शायद जितेश भाई भी हमसे पूछ ही रहे हैं कि मुझे ड्रॉप करके वो जो फिनिशर अपना लेकर आए हो, उसने जो फिनिश किया है उसकी हाईलाइट भेजना। रिंकू भाई को तो फॉर्म में आना पड़ेगा यार, क्योंकि बड़े मैचेस में ये हमारे लिए बड़ी दिक्कत हो सकती है कि हमारे फिनिशर इस तरीके से लैग करें, या फिर चलो लैग करे तो करे पर रन आउट तो ना कराएं। मतलब ठीक है यार, खुद तो रन बनाया नहीं, शिवम भाई जो अपने अच्छा खेल रहे थे उनको रन आउट करा दिया। खैर वही बात, इंडिया के इस ग्रेट कोलैप्स की वजह से जो स्कोर एक समय 240-250 इजीली नजर आ रहा था, वो 209 पर ही 9 डाउन हो गई टीम इंडिया। अब ऑब्वियसली भाई इतना कम तो नहीं था कि नामीबिया चेस कर ले, पर एक क्वेश्चन मार्क जरूर उठा हमारी बैटिंग अप्रोच पर, स्पिनर्स के अगेंस्ट हमारी क्वालिटी पर, स्पेशली जिस तरीके से रिंकू सिंह की फॉर्म खराब हो रही है। खैर किसी की भी फॉर्म आ जा सकती है, पर हमारे वरुण भाई की मिस्ट्री का मास्टर स्ट्रोक कहीं नहीं जाना था और एग्जैक्टली इस मैच में भी यही हुआ। इनफैक्ट खुद नामीबिया के कप्तान इरास्मस साहब ने कहा कि लगभग 7 ओवर तक हम काफी अच्छी पोजीशन में थे और ऐसा लग रहा था कि हम चेज में हैं, लेकिन उसके बाद आते हैं वरुण चक्रवर्ती। 2 ओवर ही उन्होंने किए, 7 रन देकर 3 विकेट चटका ली विद एन इकॉनमी ऑफ 3.5 और उन्होंने हमारी टीम की रीढ़ की हड्डी ही तोड़ दी। वैसे तो हमारा कोई भी ऐसा गेंदबाज था नहीं जिसे विकेट ना मिली हो, सबको विकेट मिली, सबके साथ एक्सपेरिमेंट किया गया। अर्शदीप पाजी के साथ बस थोड़ा सा नामीबिया वालों ने कर दिया, उनके इकॉनमी रेट को 12 के चक्कर लगवा दिए। और चलो अंत में मुकाबला तो इंडिया को कन्विंसिंगली जीतना ही था और हमने जीत लिया और अब हम तैयार हैं पाकिस्तान के खिलाफ श्रीलंका में जाकर मुकाबला खेलने के लिए। और वैसे देखा जाए तो पगला पक्कू पलट गया ही है। आई मीन ये तो शायद सबको पता था कि ये तो साला होना ही था, तो वो सुपर संडे का मुकाबला खेल रहे हैं। पर रियलिटी ये है कि एक एडवांटेज भी पाकिस्तान को है कि वो लोग श्रीलंका में ऑलरेडी हैं और वहीं पर लगातार मैचेस खेल रहे हैं। वहीं पर इंडिया डायरेक्टली इस मैच को खेलने के लिए श्रीलंका जा रही है, तो कंडीशन वाइज आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान को थोड़ा ज्यादा एडवांटेज है। डेफिनेटली उस मैदान पर वो अब तक नहीं खेले हैं, पर फिर भी श्रीलंका उन कंडीशंस में होना उनके लिए एक तरीके का एडवांटेज जरूर है। और इसीलिए अगर हमें पाकिस्तान को हराना है तो बस हमें खेलना पड़ेगा। देखो हरा तो देंगे, पर हाँ हमें थोड़ा सा टेक्निकली स्ट्रांग जरूर होना पड़ेगा। स्पिनर्स के अगेंस्ट अपने गेम को इंप्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने यहाँ हमारी वीकनेस जरूर देखी होगी और उसे वो अपने स्पिनर्स के साथ एक्सप्लॉइट करना चाहेंगे। स्पेशली श्रीलंकन कंडीशंस में शायद उन्हें कंडीशंस भी ऐसी मिलेंगी कि वो इस चीज़ का ज़्यादा एडवांटेज उठाएं। हमारे पास ज़्यादा लेफ्ट हैंड बैटर्स हैं, मुझे लगता है कि अगेंस्ट पाकिस्तान वो हमारे लिए थोड़ा सा एडवांटेज ही है, पर जो बैटल है वो शायद उनके स्पिनर्स अगेंस्ट हमारे बैटर्स ही है, क्योंकि अगर वहाँ पर हम डोमिनेट कर गए तो फिर हमारी गेंदबाजी की क्वालिटी जितनी ज़्यादा है, ये तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि गेंदबाजी में तो हम उनके कॉम्पिटिशन में बहुत आगे निकलने वाले हैं और वहां पर हम पक्कू को पकड़ के पे लेंगे भी। खैर इस मैच पर अपने आप में एक सेपरेट वीडियो में बात करना बनता है और हो सकता है कि हम उस पर बात करें भी, लेकिन उसके लिए आपका इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है। एम रखते हैं इस वीडियो से 463 के सब्सक्राइबर्स का। अगर आप करा दोगे तो हम और अच्छे मैच रिव्यूज और एनालिसिस आप लोगों के लिए लेकर जरूर आएंगे। बाकी मिलते हैं बहुत जल्द एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।